हूँ आपके साथ जियाउल हक, न्यूज अड्डा 47 से। आज हम ऐसी जगह पर मौजूद हैं जिसको लोग बढ़नी के नाम से जानते हैं। बढ़नी वो ऐसा जगह जो बॉर्डर एरियाज में से है, नेपाल बॉर्डर पर पड़ता है। तो हमारी जो पूरी टीम है वो आज यहाँ आ पहुंची है, जो कि हम जो ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसका नाम हमारी टीम ने सेलेक्ट किया है चाय पर चर्चा। तो मैं इसी प्रोग्राम में अपने सारे मेहमानों का आपसे पहले परिचय करा देता हूं। हमारे राइट हैंड पर पहले जो बैठे हुए हैं, MIM से आपका ताल्लुक है, इंजीनियर मसरूर आलम, आप यहां मौजूद हैं। हम आपसे अभी चर्चा करेंगे। जस्ट उसके बाद में राम पाठक जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं RSS संघ के। उसके बाद लेफ्ट हैंड पर हमारे पास बैठे हुए हैं राहुल त्रिपाठी जी, समाज सेवी, जो कि समाज के लिए इनका बहुत कारभार रहता है, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे लेफ्ट हैंड पे सेकंड हैं गौतम द्विवेदी जी। हम सभी मेहमानों का अपने इस चैनल पर शुक्रिया अदा करते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं एडवोकेट, यानी कि जो इंजीनियर मसरूर आलम बोला था वो एडवोकेट भी है पेशे से। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस जगह हम बढ़नी में बैठे हैं उसे वहां अभी तक क्या विकास हुआ है और आप आगे को लेकर के क्या विकास चाहते हैं, वो एडवोकेट मसरूर आलम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। मैं सबसे पहले मैं न्यूज अड्डा 47 के सारे सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और हम लोगों को टेलीविजन पे आने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने जो सवाल किया कि बढ़नी में क्या समस्याएं हैं और बॉर्डर क्षेत्र एरिया है और डेवलपमेंट और विकास का जो मुद्दा है, बढ़नी में अभी तक जितने भी चेयरमैन हुए हैं, या ये कह लीजिए पार्टियों का तो बहुत बड़ा रोल तो होता नहीं है चेयरमैनी में, तो उस हिसाब से बढ़नी का जो विकास होना चाहिए वो हो नहीं पाया है। जैसे अभी बढ़नी में रोड बेज स्टैंड नहीं है, और दूसरी बात गंदगी बहुत है यहाँ, और तीसरी बात यह है कि जाम बढ़नी में बहुत लगता है। और सबसे बड़ा मसला जो है बढ़नी के अंदर जो है अशिक्षित, वो यहाँ एजुकेशन की बहुत कमी है और डिग्री कॉलेज तक भी यहाँ नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो माइनॉरिटी और दलित के लोग हैं वो काफी बैकवर्ड पिछड़े हुए हैं। इनके ऊपर अभी तक जितने लोग चेयरमैन बने, ना कोई ध्यान दिया, ना इनके डेवलपमेंट, ना विकास, ना शिक्षा, किसी भी चीज पर उन लोगों को जोर नहीं दिया गया। इससे अभी तो सुनील अग्रारी जी चुनाव जीत के आए हुए हैं, इससे जस्ट बैक में जो बागी जी अभी यहाँ के चेयरमैन थे, तो माइनॉरिटी समाज से आते थे। माइनॉरिटी के लिए उन्होंने एक काम अगर वो आके बता दें तो मैं मान जाऊं। अभी माइनॉरिटी के पास, माइनॉरिटी के लोगों के पास जो रहने के लिए घर नहीं है, और बढ़नी में जो है, बढ़नी जो समाज की जो जमीनें होती हैं वो काफी खाली पड़ी हुई हैं। वो चाहते तो माइनॉरिटी के लोग जो बेघर हैं उनको अलॉट कर सकते थे, और वही हाल दलितों का भी है। तो और बाकी यहाँ जो बिजनेस कारोबारी लोग हैं तो ठीक है, उनका कारोबार अच्छा चल रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि दलित और मुसलमान जो इस बढ़नी कस्बे में शिक्षा के रूप में, बिजनेस के एतबार से बहुत पिछड़े हुए हैं। शुक्रिया वकील साहब, आपने अपनी बात रखी न्यूज अड्डा 47 पर। मैं अपने चर्चा को आगे ले जाते हुए मैं फिर से जो RSS संघ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं राम पाठक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जब न्यूज अड्डा 47 बढ़नी में रिसर्च कर रहा था, चल रहा था, तो यहाँ के जो आम जनमानस थी उनकी समस्या थी ट्रैफिक। यानी कि जैसे जब रेलवे फाटक पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर कि बहुत घंटों घंटों तक लोग जाम में फंस जाते हैं और इस गर्मियों के दिन में बहुत परेशान होते हैं। तो मैं आपसे ये बेसिकली जानना चाहता हूं कि बढ़नी के ट्रैफिक क्यों है और उसका सोल्यूशन क्या है। प्लीज राम पाठक। सभी को न्यूज अड्डा 47 के सभी टीम के लोगों को सहृदय धन्यवाद। मैं राम पाठक, जिला सेवा प्रमुख RSS। मेरा मानना है कि वर्तमान में जो बढ़नी हो या हमारे नगर पंचायत से सटे अन्य नगर पंचायत में भी एक बड़ी समस्या जाम की बनी रहती है। उसके लिए अनियंत्रित ई रिक्शा का होना, बिना DL, बिना परमिशन का जो
इतना भारी संख्या में रिक्शा हो गया है जिसका लगातार सड़क पे चलना वो जाम का एक विषय है। दूसरा चीज, हमारे बढ़नी में ओवर ब्रिज का ना होना, ट्रेनें आती हैं जाती हैं, उस समय लंबा ट्रैफिक लग जाता है और उस ट्रैफिक को बीट करने में घंटों घंटे समय लगते हैं। इससे पब्लिक धूप में या बरसात में काफी परेशान होता है। दूसरी चीज रही बात, अभी कुछ देर पहले हमारे मसरूफ साहब ने बताया विकास को लेके, विकास किसी एक पर्सनली जाति का या विकास किसी एक पर्सनली व्यक्ति से मतलब नहीं रखता है, वास्तव नहीं रखता है। विकास तभी संभव है जब समुचित लोगों का विकास हो। विकास तभी संभव है जब सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, चाहे वो मेरा दलित भाई हो, चाहे वो मेरा सामान्य भाई हो, चाहे वो मेरा माइनॉरिटी भाई हो। जैसे बढ़नी का विकास, बढ़नी के एजुकेशन सिस्टम, बढ़नी की ट्रैफिक, बढ़नी में वर्तमान में व्यापारियों की क्या समस्या है, इसको लेके 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जिसपे विशेषकर ध्यान देने की बात है। अच्छा, एक बड़ी चीज आपने कहा, अभी तक बढ़नी के जो पूर्व चेयरमैन रहे हों, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि काम दिखा नहीं। उन्होंने जो किया वो काम दिखा नहीं। हम इसको पार्टिकुलर किसी एक बिंदु से नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस तरीके से, जैसे कि बढ़नी में वर्तमान में एक कोई ढंग का विद्यालय नहीं है जहां हम अपने बच्चे को भेजें और वो अनुशासित तरीके से, एक जैसा कि हमारे पूर्वजों की एक शिक्षा प्रणाली थी, जो हमारी हिंदुस्तान का एक व्यवस्था था शिक्षा का, उस भांति शिक्षा मिल सके, ऐसा कोई विद्यालय नहीं है। रही बात ये, अभी आपने भाई साहब ने कहा था डिग्री कॉलेज, तो महोदय अभी यहाँ तो कक्षा 8 की पढ़ाई नहीं हो पाती है, डिग्री कॉलेज का अभी क्या चर्चा किया जाए। दूसरी चीज, लोगों की बात है, विकास में हम पार्टिसिपेट उस तरीके का नहीं करते। जैसे हमें अपने राइट्स तो चाहिए, लेकिन हम ड्यूटी का निर्वहन नहीं करते हैं। हम खुद नहीं ट्रैफिक फॉलो करते हैं, हेलमेट खुद नहीं लगाते हैं, तो फिर हम दूसरे से या ट्रैफिक पुलिस से या यहाँ के प्रशासन से कैसे अपेक्षा करें। एक बात, एंड बाकी आगे की चर्चा जारी रहेगी और आप न्यूज अड्डा 47 के टीम को सहृदय धन्यवाद वंस अगेन कि बढ़नी में ऐसी चर्चा लाए ताकि लोगों को, जो हमारे टीम के लोग हैं, जो हमारी यहाँ की नगर पंचायत की जनता है और जो हमारे युवा साथी हैं, उनको एक मैसेज जाए कि ग्रोथ में हमारा पार्टिसिपेशन क्या है, हमारा स्थान क्या है, हम कैसे अपने दायित्व का निर्वहन करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राम पाठक जी। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जिस तरह से वो एडवोकेट मसरूर आलम साहब ने और राम पाठक जी ने अपनी बातें रखी हैं, ये वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि हमारी या मुल्क की या इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे हमें यंग ब्लड का प्रमोशन करना या उनके आइडियाज को ओवरऑल भारत के डेवलपमेंट में कैसे यूज कर सकते हैं, ये तभी निखर के आएगी जब हम ग्रास रूट लेवल पर पहुंचेंगे। आप गांधी की फिलॉसफी को पढ़िए, आप आर्टिकल 40 पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन के, तब आपको पता चलेंगे कि डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में डेवलप करने के बाद में कितना फायदा हो सकता है अपने मुल्क का, अपने समाज का, अपने रीजन का। मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं राहुल त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि जितना अभी हमारा डिबेट हुआ है, बहस हुआ है ओवरऑल डेवलपमेंट पर, उसमें पर्टिकुलर ट्रैफिक पर और एजुकेशन पर, मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपका इस पर क्या राय है। IAM वाले होते हैं, कटाक्ष करेगा। उनके सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। मैं राहुल त्रिपाठी बढ़नी का निवासी हूँ, यही लोकल का ही। बढ़नी में मूलतः 3-4 समस्याएं हैं जो आम जनमानस के लिए बहुत समस्या का विषय बना हुआ है। आप ले लीजिए विद्यालय का, जो इंजीनियर साहब ने कहा या जो पाठक जी ने कहा, विद्यालय का सबसे बड़ा समस्या है यहाँ पे पानी की समस्या है, जाम का समस्या है और बॉर्डर एरिया होने की वजह से थोड़ा सा व्यापार का भी समस्या है। इस पार और उस पार आने जाने की वजह से बॉर्डर पर भी लोगों को इससे सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल त्रिपाठी जी, आपने भी हमारे इस डिबेट को ज्वाइन किया।
मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जा रहा हूं गौतम द्विवेदी जी के पास, और सेम क्वेश्चन मेरा पहले फेज में जो है वो यही कि ओवरऑल बढ़नी विकास को किस तरह से आप देखते हैं और क्या आगे किया जाए जिससे आम जनमानस के जो बढ़नी के लोग हैं उनको फायदा पहुंचाया जा सके। गौतम द्विवेदी जी। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उनको इस लायक समझा। फिलहाल प्रोफेसर साहब ये बता दें, हम यहाँ पे तो बढ़नी में हर समस्या तो है ही है फिलहाल, लेकिन कुछ लोग गंदगी, जैसे गंदगी कौन दूर करेगा? मान लीजिए गंदगी है तो सफाई कर्मी दूर करेंगे, लेकिन जब आप अपने घर के कूड़े को लाके आप सड़क पे फेंक दोगे, डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो फिर वो सफाई कहाँ तक सफाई कर्मी करेगा? नाली जाम हो जा रही है, आप जब उसको कम से कम अपने सामने वाले को देखिए कि वो आया कूड़ा लेके या डस्टबिन में अपना कूड़ा डालें, तो सड़क जब आप स्वच्छ रखेंगे तभी आप वो हो पाएगा, स्वच्छता हो पाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। शुक्रिया गौतम द्विवेदी जी। मैं दोबारा से फिर अपने चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और सेकंड फेज में चलते हैं। हम इकोनॉमी के एतबार से जानना चाहते हैं। मैं अपना रिसर्च पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। हम जिस जगह पर बैठे हैं वो डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थ नगर कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थ नगर में ओवरऑल आप देखेंगे तो केवल एक चीनी मिल तक नहीं है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जा सकता है जब फैक्ट्रीज यहाँ डेवलप नहीं होंगी। मैं एज ए एंकर ये आपसे बात करना चाहता हूं कि किसी भी जगह के डेवलपमेंट के लिए वहां इंडस्ट्री बहुत जरूरी है। जब ग्रोथ होगा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होंगे, आप पढ़ेंगे, सारी चीजें आपके सामने आएंगी। मैं आप सबसे, सारे यहाँ हमारे साथ जो बैठे हुए हैं पैनल में, सब डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थ नगर के ही रहने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जितनी सरकार इससे पहले थी या जो गवर्नमेंट अभी भी है, सिद्धार्थ नगर में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात होती है, जॉब कैसे क्रिएट किया जाए उसकी बात होती है, तो डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थ नगर में किस तरह से देखते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को पहले एडवोकेट मसरूर आलम के पास जानना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थ नगर में ओवरऑल जो माइग्रेशन का दिक्कत है, यहाँ से जो एक दूसरे जगह मुंबई जॉब करने के लिए जाते हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? एडवोकेट मसरूर आलम। प्रोफेसर साहब ने, आपने जो सवाल किया माइग्रेशन का, पलायन का, तो वाकई ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है पलायन का। रोज लोग जो अपना घर और परिवार छोड़ के बाहर कमाने जाते हैं और बाहर काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। एक तो परिवार से दूर रहते हैं, ऊपर से मुंबई गए तो वहाँ भाषा का दिक्कत रहने का भी, अननोन पर्सन होने की वजह से काफी दुश्वारियां होती हैं। अगर हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री ऐसी लगती है ताकि लोकल लोगों को वहाँ रोजगार मिल सके, तो उससे पलायन यहाँ का रुक सकता है। तो सरकार है प्रेजेंट टाइम पे उसको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगे जिससे लोकल लोग माइग्रेट होके ना जाए, अपने यहाँ लोग रहें और जॉब करें। और दूसरी बात जो आगे की चर्चा में राम पाठक जी कह रहे थे कि ये किसी धर्म या जाति या विशेष की बात नहीं होनी चाहिए, तो लेकिन पिछड़ा जो है, पिछड़े वर्ग के लोगों की बात होनी चाहिए जो अपने अधिकारों से वंचित है। जैसे हमने बढ़नी का मुद्दा जो आगे की चर्चा में उठाया कि यहाँ के दलित और माइनॉरिटी के लोग वाकई काफी शिक्षा में पीछे हैं और उनके पास रहने के लिए आवास तक मुहैया नहीं है। तो बैठिए, अब टाइम को मैं मद्देनजर रखते हुए आगे की चर्चा के लिए राम पाठक जी को शुक्रिया एडवोकेट मसरूर आलम साहब। जिस तरह से आपने पूरे चर्चा को एक बेहतरीन ढंग से अपनी बात रखी है और आपने ये पलायन के मुद्दे पर बहुत जोर दिया है, मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए राम पाठक जी से ये जानना चाहता हूँ कि ओवरऑल जो यहाँ का पलायन का मुद्दा है, ये पलायन कैसे रुके और इसके लिए आपकी नजर में क्या सुझाव हो सकते हैं? मैं पकड़ लेता हूँ, ठीक है। वैसे अभी सबसे पहले तो हम फिर से बढ़नी का परिचय देना चाहेंगे। बढ़नी कोई आम जगह नहीं है। हम जिस नगर पंचायत की बात कर रहे हैं वो नगर पंचायत अपने आप में एक इंटरनेशनल मायने रखता है। बढ़नी हमारा किसी दूसरे प्रदेश से नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल देश यहाँ नेपाल से जुड़ा हुआ है।
इस नगर पंचायत का जब हम इसको देखते हैं तो ये उत्तर प्रदेश और सिद्धार्थनगर का अंतिम छोर नहीं बल्कि भारत का एक छोर है। इस लहजे से हम इसके विकास और इसकी तमाम व्यवस्था को देखते हैं। जैसे अभी भाई साहब मसरूफ भाई साहब ने कहा कि यदि यहाँ कोई फैक्ट्री लगाई जाए या ऐसा कोई डेवलप किया जाए जिससे पलायन रुके, तो मैं भाई साहब की जानकारी के लिए बताता हूं कि पिछले साल हमारी सरकार ने, भाजपा ने बड़ा अच्छा काम किया और यहाँ पे ही पास में नगर पंचायत से सटा अकराहड़ा गांव है और अकराहड़ा गांव में एक फिश की फैक्ट्री, वहां पे मछली के दाने का फैक्ट्री लगाया और काफी बड़े पैमाने में। वो फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में 5 है जिसमें से एक हमारे अकराहड़ा में। जिस दिन वो बन के कंप्लीट हो जाएगा हमारे कई भाई, वहां सैकड़ों भाइयों को रोजगार मिलेगा। दूसरी बात, हम बढ़नी नगर पंचायत की बात करते हैं। नगर पंचायत का जो अभी तक का रवैया रहा है कि एक चुनाव जीतना, चुनाव में आना, चुनाव जीतना और उसके बाद एक सामान्य तरीके से जैसे जो चल रहा है उसको चल उसी तरीके से चलाना। वर्तमान में बढ़नी इंटरनेशनल जगह होने के बाद यहाँ से सैकड़ों के संख्या में सवारी डेली निकलते हैं दिल्ली के लिए, महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए और उसके बाद यहाँ पे रोडवेज का बस अड्डा न होना एक गंभीर चिंतनीय विषय है। दूसरी चीज, ये हमारे जो यहाँ से हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके लिए ये विषय है। दूसरी चीज कि हम कई चीजें, जैसे यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम आए दिन बना रहता था, इंटरनेशनल एरिया होने की वजह से सिक्योरिटी कारणों से नेटवर्क का प्रॉब्लम बना रहता था, उससे हमारा व्यापार काफी प्रभावित होता था, हम एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाते थे। हमारी सरकार ने उसका सलूशन किया है और वर्तमान में हम बढ़नी में एयरटेल से आसानी से बात कर लेते हैं। तीसरी चीज कि नगर पंचायत के डेवलपमेंट में चेयरमैन द्वारा कुछ एक्स्ट्रा प्रयास नहीं किया जाता है, जैसे कि हमारे जो एक नई योजना आई कि जो रोडी पट्टी वाले लोग हैं उनको 10,000 रुपए का लोन देके, छोटा छोटा लोन देके, ताकि वो ठेले पे अपनी साग सब्जी लगाएं और शाम तक में 1,500 रुपए का उनका इनकम हो, इस तरीके से रोजगार मिले। लेकिन ये व्यवस्था सुचारू रूप से एक निश्चित देखभाल न होने की वजह से नहीं चल पाया, एक वजह। और दूसरा, हम भी अपनी ड्यूटी नहीं फॉलो कर पाते हैं और हमें जब पैसा मिल जाता है उसको हम दूसरी जगह यूज कर लेते हैं और उससे रोजगार नहीं करते हैं, इस वजह से हमारा विकास नहीं हो पाता है। तीसरी बात, अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने एक बात कहा था कि हम सिद्धार्थनगर के ऐसे जगह पे हैं जहां पे न विद्यालय है न कोई फैक्ट्री है। तो बता दें, हम तो वैसे भी उत्तर प्रदेश के टॉप 10 पिछड़े डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट आता है सिद्धार्थनगर। हालांकि ये मेरा दुर्भाग्य है, सिद्धार्थनगर जाना जाता है गौतम बुद्ध जी के नाम से और गौतम बुद्ध जी न कि बल्कि उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे विश्व के लिए एक आइडियल व्यक्ति रहे। तो ये तो हम लोगों का अनफॉर्चुनेट है कि हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। बाकी की चर्चा बनी रहेगी। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू पाठक जी, आपने हमारा पूरा सहयोग किया चर्चा करने में। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात शेयर करना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए कि डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में से 3rd डिस्ट्रिक्ट बन चुका है वाकई। लेकिन इसके बाद ये समझना चाहिए कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो रेमिटेंस लाने में बहुत आगे है, यानी कि जो बाहर जाते हैं, अरब कंट्रीज में जाते हैं या अदर कंट्रीज में जाते हैं, वहां जॉब करते हैं, वहां से वापस पैसे भेजते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर का रेमिटेंस में बहुत नाम है। मैं आप सब से फिर न्यूज अड्डा 47 की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आगे हमारे साथ जुड़े हैं नए मेहमान, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ओवरऑल जो हमारा लोगों का डिबेट हुआ है बेसिक बढ़नी के ओवरऑल डेवलपमेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, होना भी चाहिए। इस विकास के बारे में चर्चा भी होना चाहिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इससे जो है फायदा ही मिलता है और पिछड़े लोगों को इसमें मदद भी मिलता है, उनकी सहायता भी हो सकती है डिबेट के द्वारा ही। इस तरह के डिबेट। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। मैं डिबेट को आगे बढ़ाते हुए मैं एडवोकेट मसरूर आलम तारक साहब के पास जाना चाहूंगा और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिरी इस डिबेट के मराहिल में आप अपने लोगों को, अपने एरिया के लोगों को या बढ़नी के लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे?
अब बढ़नी के लोगों को यही सुझाव है कि ये भाई अपने बच्चों को पढ़ाएं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और सफाई जो है सबसे अहम गंभीर मुद्दा है जो बढ़नी का, साफ सफाई पर ध्यान दें। अकेले कोई म्युनिसिपालिटी या जो है नगर पालिका जो है अगर चाहेगी तो साफ नहीं कर पाएगी। इसको हर व्यक्ति को जो है अपना अधिकार मान के, अपना कर्तव्य मान के उसमें काम में आगे बढ़ाना चाहिए और शिक्षा की तरफ ध्यान दें। और रहा पलायन का मसला, तो उसमें तो चर्चा हुई है कि पलायन कैसे रोका जाए। जैसा कि भाई हमारे राम पाठक जी बैठे हैं, आरएसएस के जिला अध्यक्ष हैं और उनकी तो समर्थन की सरकार है, तो उन्होंने कहा कि अग्रहारा में एक फैक्ट्री लगी है, इसी तरह से काम चलता रहेगा तो ठीक है। आगे देखा जाएगा कि पलायन का जो गंभीर मुद्दा है कब तक जो है कंट्रोल होता है सिद्धार्थनगर का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एडवोकेट मसरूर आलम साहब। मैं इसी पॉइंट्स को फर्दर आगे बढ़ाता हूं और मैं राम पाठक जी से वही क्वेश्चन कि आपका इस एरिया के लोगों को या बढ़नी के आम जनमानस के लिए आखिर में आपका क्या सुझाव होगा? सबसे पहले तो हम न्यूज अड्डा के 47 के टीम को फिर से साहिर धन्यवाद दूंगा कि इस तरीके की एक्टिविटी किए, इससे लोगों में जागरूकता आएगी, लोगों के प्रति एक विचार ऐसा पैदा होगा कि हमें भी देश के, अपने प्रदेश के, अपने नगर पंचायत के विकास में अपना अहम योगदान देना चाहिए। और बाकी हमारे नगर पंचायत के लोगों को अपने राइट्स के बारे में जानना चाहिए और अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। साथ साथ अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए और राष्ट्र हित को देखते हुए अपने समर्पण के साथ अपने विकास के लिए काम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने न्यूज अड्डा 47 की टीम के जानिब से मैं आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ज्वाइन किया मुझे। मैं आपको 1 मिनट में बोल करके इस प्रोग्राम का एंड करूंगा। मैंने कभी लिखा था, एजुकेशन इज ए वेपन, इफ यू हैव देन यू कैन चेंज द वर्ल्ड विदाउट किल। हमें किसी भी सोसाइटी को ग्रास रूट लेवल से आगे ले जाने के लिए सबसे पहले जिम्मेदारी है अपने, उसके गार्जियन की भी, गवर्नमेंट की भी, कि उसे एजुकेट करें, उसे तालीम याफ्ता कर दे, बाकी वो जॉब खुद ढूंढ लेंगे। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि आप जॉब क्रिएटर बने, जॉब सीकर न बने। मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, अपने तमाम दर्शकों को इस मैसेज के साथ कि अपने यहाँ एजुकेशन को बढ़ाएं और न्यूज अड्डा 47 को इसलिए सब्सक्राइब कर लें ताकि बढ़नी जैसे लोकेलिटी को ग्रास रूट लेवल से उठाकर अपने ही लोगों से राय लेकर जो इंक्लूसिव गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सबको अपने जनमानस को इंक्लूड करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप न्यूज अड्डा 47 को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। वेलकम।